सीधा प्रतिबिंब आपस में पाएगा और उल्टा वास्तविक। अब कल एक चीज बताई थी मैंने, ये ग्राफ बताएगा क्या? ग्राफ बताया था ना? हाँ, ये तो होती है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये तो होता है इसमें माइनस वाला और ये अब देखो सीधा प्रतिबिंब सीधा या आभासी हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस होगा या माइनस? सीधा देखो ना उधर देख के। सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस होगा ना? ये देखो। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन में आता है इससे ना आवर्धन निकालने का फॉर्मूला। ये लिख के फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर समझ में आएगा, है ना? आएगा समझ में? अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है ना तो क्या यूज में लेना है? प्लस। और उल्टा बन रहा है मतलब माइनस, है ना? क्वेश्चन आता है इसका, अभी लिख पाता हूँ। पहले ही लिखो ना फटाफट, जल्दी से लिखो क्वेश्चन। हाँ, ये लिखो ना, आवर्धन के मान अगर पॉजिटिव आता है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है क्या? मतलब जितनी प्रतिबिंब की लंबाई होती उतनी ही वस्तु या बिंब की लंबाई होती ना, तो उसका आवर्धन निकाल सकते हैं क्या? समतल दर्पण का आवर्धन निकाल सकते हैं ना? अभी निकाल के पहले लिख लिया। क्वेश्चन लिखो पहले ना, लिखो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अवतल दर्पण दे रखा है इसका, दे रखा है ना अवतल दर्पण। और क्या दे रखा है? बिंब की दूरी। हाँ, अरे बिंब की यू, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव? यू नेगेटिव आएगा ना? बिंब की दूरी नेगेटिव आएगी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो ना, ठीक है ना? नेगेटिव आएगी। कितनी दे रखी? 10 सेंटीमीटर। ये दे रखेंगे। अब वहां पर क्वेश्चन कितना दे रखा है? प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। आवर्धित का मतलब बड़ा, यही है ना? हाँ, तो कितने गुना बड़ा है? 3 गुना। मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है बात। आवर्धन दे रखा है ना, आवर्धन दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 गुना, है ना? ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता ना मात्रक। अब देखो आगे क्या लिखा है उसके अंदर? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस आएगा ना? आवर्धन का मान किसमें आएगा? माइनस में आएगा ना? वो देखो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, मतलब कैसा आएगा? माइनस। तो m का मान क्या आ गया? पूछा क्या है? यही पूछा है ना, प्रतिबिंब की दूरी, यही पूछा है ना? अब निकाल सकते हैं ना, ये फॉर्मूले में रखते हैं। अब तो निकाल सकते हो, ये मान इसमें रख सकते हैं ना? हाँ रखो, आप रखो, मैं तो रखूंगा ना। m की वैल्यू
रखो n का मान कितना है? -3 -3। b है क्या? नहीं है। नहीं है ना, तो b को b रखते हैं, और माइनस का माइनस, u का मान दे रखा है माइनस का 10, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, अरे कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये माइनस का 3 बराबर b/10, और जब ये इधर आएगा इधर मल्टीपल होगा ना, ये होगा क्या? आ गया ना आंसर, ठीक है। हाँ ये वाला फॉर्मूला है। क्या इधर ध्यान दे दो। सर मैं इको उत्तर आ गया गलत गलत कर मैंने लेकिन ऐसे दिखा हाँ? होते नहीं क्वेश्चन, फिर ज्यादा टाइम नहीं है ना। यहाँ तक तो कौन सा लिख लिया नहीं? अब समतल दर्पण का निकाल सकते हैं ना, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का निकाल सकते हैं क्या? देखो देखो लिख लिया कि यहाँ से लिख लिया नहीं, सॉल्यूशन लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। लिखो लिखो फटाफट, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन? ये निकाल सकते हो ना, आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला, आंसर आराम से निकल सकता है ना। बस इनका ध्यान रखना है, प्लस माइनस वाला है ना, प्लस माइनस वाला ध्यान रखना है ना। हाँ, अवतल उत्तल वास्तविक उल्टा जो भी है ना, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखवा है ना, एक तो उस अवतल दर्पण है ना, उस पर अंडरलाइन करना है अवतल दर्पण। क्वेश्चन करो ना आप, उस टाइम ध्यान रखना है अवतल दर्पण, और एक ध्यान रखो वास्तविक उल्टा लिखा है ना वास्तविक वाला पर, वहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइन कर लो। जो आप दोबारा करो ना क्वेश्चन को तो दिक्कत नहीं आई उसमें। एक तो अवतल दर्पण के नीचे कर लो और एक वास्तविक के नीचे कर लो, कर लिया ना? हाँ। अब देखो समतल दर्पण में क्या देखा था हमने, समतल दर्पण का आवर्धन निकाल सकते हैं क्या? अरे बातें क्यों कर रहे हो, एक बार समझ में नहीं आता कि क्लास चल रही है ना यहाँ पे, अब फिर वही कहोगे फिर भाषण दे रहे हो। आओगे क्लास, पेपर आ रहा है 4, 5, 6 तारीख को, रोज याद दिलाना पड़ेगा क्या आपको? नहीं हाँ? और परसों तो टेस्ट भी है। टेस्ट भी है ना, हाँ। अब देखते हैं कि टेस्ट में किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो तो बात करो। समतल दर्पण है ना, अब समतल दर्पण का आवर्धन निकालना ही देते हैं। कैसे निकालेंगे समतल दर्पण का आवर्धन? इसमें प्रतिबिंब बताया था कि प्रतिबिंब किसके बराबर बनता है? वस्तु के बराबर ही बनता है। सीधा बनेगा क्या? पहले तो ये बताओ, सीधा बनेगा या उल्टा? समतल दर्पण सीधा बनता है ना, तो आवर्धन कैसा लेना पड़ेगा, माइनस या प्लस? प्लस लेना है ना, तो ये तो प्लस ले लिया, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी समान रहेगी और बिंब की ऊंचाई भी समान रहेगी, और जब दोनों समान हो तो इसका मतलब एक आएगा ना, इसका मान एक आएगा क्या? 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तीनों 3 से 3 काटेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये निकल गया ना समतल दर्पण का आवर्धन, निकाल सकते हैं। +1 ही आएगा कोई सी भी कंडीशन में। हाँ? +1 आएगा किसी भी कंडीशन में, इसमें समतल दर्पण में कंडीशन ही नहीं बनती क्या? क्योंकि डिवाइडेशन हो जाएगा। अभी वो अवतल दर्पण वाला बता रहा हूँ, उसमें देखो। अब वक्रता केंद्र जैसे अवतल दर्पण बनाए थे, हमने प्रतिबिंब बनाए थे ना, ये अवतल दर्पण है, बनाया था ना प्रतिबिंब। ये क्या थी? मुख्य अक्ष थी ना, मुख्य अक्ष, और ये था F और ये C और ये अनंत। मैंने कहा था कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र C पर, तो ये तो यहाँ पर सीधे नीचे और बराबर बनेगा क्या? जी। तो इसकी वैल्यू यही हो सकती है क्या? +1 ही होगी ना, होगी क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो इधर वाले प्रतिबिंब छोटे बनते हैं ना, इधर वाले
छोटे बनेंगे तो इनकी वैल्यू m से कम होगी क्या? हाँ। होगी ना। और इधर वाले प्रतिबिंब क्या बनते हैं? बड़े। तो इनकी वैल्यू m से ज्यादा। नहीं, एक से ज्यादा होगी ना। मैं बोल रहा हूँ इधर वाले प्रतिबिंब छोटे बनते हैं ना, और इधर जैसे अंदर पर वस्तु रखते हैं, सबसे पहले प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, बिंदुवत बनता है ना, डॉट के रूप में। तो यहाँ से देखो इधर m की वैल्यू एक से ज्यादा है क्या? है क्या? हाँ, m की वैल्यू एक से कम है क्या? है ना। और इधर m की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। इसे पूछेगा तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला वक्रता केंद्र वाला एक्सप्रेशन ही ध्यान रखना है। वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वो कैसा होगा? एक ही आएगा ना मान। हाँ, इसका लिख सकते हो आप समतल दर्पण का आवर्तन कितना है? एक। निकाल के देख लिया, ठीक है ना। लिखो ये आवर्तन, और यही होता है ये परावर्तन वाला टॉपिक अब कंप्लीट हुआ है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था ना, स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने कहा था दर्पण किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परावर्तन के सिद्धांत पर करते हैं ना, इसीलिए है ना। तो परावर्तन से रिलेटेड है सभी ये दर्पण जो भी पढ़े अपन, वो किस में आते हैं? परावर्तन में। अब अपवर्तन की बात करेंगे ना। लिखो ये, लिखिए एक तो ये लिखो समतल दर्पण का आवर्तन, और इसको मैं लाइन में लिखवाता हूँ आपको। लिख लिया है? लिख भी लिया? डायरेक्ट लिख लिए? वो तो वाले क्या चित्र बनाओ। हाँ, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप। हाँ। समतल दर्पण का आवर्तन क्या है? +1। और इसका? लिखा है? हाँ, इसका लिखना है, लाइन में लिखना है। चित्र बनाओ क्या? चित्र बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इधर बनने वाले m से छोटे होते हैं। लिखाओ। लिखो, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तो, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर बनता है। वक्रता केंद्र C पर बनता है, मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर बनता है। तो इस स्थिति में m बराबर 1 होगा। तो इस स्थिति में m बराबर 1, ये लिख रखा है, m बराबर 1 होगा। ये तो रेंटो आप है ना, बोलते हैं m बराबर 1 होगा। तो इस प्लस पर होगा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो चल रहा था ना, वो था अपना प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन में आते आपके सिलेबस में क्या दे रखा है क्या पता? बताओ ना इसको ना, हटा दो ना ये। इसमें से ये लेंस सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है लेंस, और लेंस के लिए हमें अपवर्तन पढ़ना जरूरी है। तो अपवर्तन तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसी के अंदर आता है प्रकाश का अपवर्तन। वो रिफ्लेक्शन था ना, वो था रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अवतल दर्पण डायरेक्ट लिखो, नहीं वो परिभाषा। हाँ नहीं बंद। डायरेक्ट लिखो, समझाओ। प्रश्न है ना। और इसके नंबर 90 डिग्री एंगल पर क्या होता है? ये अभिलंब होता है ना। परावर्तन में भी देखा है, पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत क्या होता है? क्या होगा?
अभिलंब या नॉर्मल, यहाँ से कोई प्रकाश किरण, अब इसमें थोड़ा माध्यम का ध्यान रखना है ना। वहां पर तो हमने क्या है, इसी माध्यम में आई और इसी माध्यम में लौट जाएगी। परावर्तन में यही था ना, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है ना। लेकिन यहाँ पर देखो माध्यम का ध्यान रखना है ना। जैसे ये कोई वायु है और इधर मान लो ये जल, चलो इसको पहले रख दो आप, इसको भी बताता हूँ। सबसे पहले कोई किरण आ रही है, आ रही किसी कोण से आपके कोण तो होगा ना कुछ ना कुछ। इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण ही बोलेंगे ना, आपतन कोण। अब जैसे ही ये इस माध्यम से इस माध्यम में आती है तो ये अपने जानी किधर चाहिए थी, इधर जानी चाहिए सीधी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में जाता है, ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, है ना प्रकाश की तरफ। लेकिन या तो ये इधर चली जाएगी या ये इधर चली जाएगी। अब बताऊंगा कैसे जाएगी, है ना, कब इधर जाएगी कब इधर जाएगी। पहले समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, पर जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मूल पथ से क्या हो रही, विचलित है ना, साइड में जा रही है ना, विचलित हो जाती है। ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसमें देखो अब कहाँ कौन सी कहाँ जाएगी ना, ध्यान रखो कैसे। मान लो ये क्या है, वायु, या ठीक है ना वायु, और ये क्या है जल, जल है। अब जल ज्यादा सघन होगा या वायु ज्यादा सघन होगी, सघनता बता सकते हैं। जल सघन है ना, सघन है ना सर, इसको सघन माध्यम बोल सकते हैं क्या। सघन का मतलब जिसमें अवयवी कण पास पास होते हैं। जल की अपेक्षा ठोस ज्यादा, बर्फ ज्यादा सघन होगा या बर्फ होगा ना जल की अपेक्षा। ये दो शब्द ध्यान में रखना है इसमें, सघन और विरल, सघन और विरल, ये दो चीज ध्यान रखनी। सघन का मतलब तो अब देखो इसकी तुलना में ये सघन है, ऐसे नहीं बोल सकते कोई सघन है, तुलना कर सकते, तुलनात्मक शब्द है ये दोनों, ध्यान रखना है ना। बर्फ की तुलना में जल क्या है, विरल। बर्फ की तुलना में जल क्या होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, सघन और विरल का तुलनात्मक शब्द है ये। किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि सघन है। पहले अगर दो माध्यम होंगे ना तब भी बोल सकते हैं अपन, ये इसकी तुलना में सघन है, ये इसकी तुलना में विरल है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब वायु क्या है, ये क्या है सर्ग, ये तो क्या है विरल माध्यम, इसकी तुलना में विरल है ना, तो इसको सघन बोल सकते हैं, इसको विरल बोल सकते हैं। अब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आएगी, अब यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या ज्यादा होगी, प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा ना। यहाँ पर अवरोध ज्यादा आएंगे तो वेग क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो इस स्थिति में देखो ये प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी सीधी, है ना, इसमें आएगी इधर आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आए तो वो किधर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। और जब ये कोण देखो, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये अपवर्तित किरण, अब परावर्तन नहीं आएगा यहाँ पर, अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो ये अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित ही होगी ना, क्योंकि अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं। वहां पर परावर्तन, ये क्या है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो अभिलंब और किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब बताओ देखा, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, कौन सा कोण ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है। मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा है क्या, कब, जब विरल से सघन माध्यम में, किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण ज्यादा, आपतन कोण ज्यादा, इससे अपवर्तन लिख सकता हूँ नहीं, QI ज्यादा होगा किससे, थीटा है, थीटा हो सकता है ना। इसका यही तो ना आपतन कोण, ये क्या है अपवर्तन, रिफ्लेक्ट, हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं ना इसको, है ना। इंग्लिश में बात करते हैं, आर से दर्शा देते हैं इसको, ये थीटा आर, ये थीटा आई, सही है क्या ये तो कब होता है, जब किरण कब जाए विरल से सघन में,
और जब सघन से विरल में जाती है इसका उल्टा हो जाता है। वही बता देता हूँ यहीं पर। ये काम आएगा जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें काम आता है ये। जैसे यही बता देता हूँ, ये वाला है अपवर्तन में तो दोनों बराबर थे। हाँ? अपवर्तन में तो बराबर थे। परावर्तन में बराबर था। सही परावर्तन। हाँ, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर था ना। हाँ। अपवर्तन पढ़ा था ना, हाँ। 2 नियम ही बताए थे ना, तीसरा नियम भी बताया था, लेकिन 2 नियम तो पता है ना सभी को। परावर्तन के 2 नियम बताए क्या? अपवर्तन परावर्तन। क्या क्या नियम थे? पहला नियम क्या था? अभी इसके भी नियम, एक नियम तो सेम है, उसका भी लिस्ट कर। उसमें ये दोनों कोण बराबर थे। आपतित किरण, अभिलंब कोण और परावर्तित किरण, हाँ। तीनों एक ही सतह पर होती है। क्या यहाँ भी है क्या? सतह पर एक ही ना ये? अरे सतह पर एक ही तल पे तो ना, तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे है क्या? हाँ। ये सेम है नियम, वहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। माध्यम चेंज हो रहा है, तल थोड़ी चेंज हो रहा है, नहीं। माध्यम चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो उल्टा करना है इसका, सघन से विरल, सघन से विरल। देखो ये क्या है? वही परावर्तन प्रश्न, हाँ। और ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब। नॉर्मल है ना। ये है सघन और ये क्या है? विरल। प्रकाश किरण आई, इसे क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश किरण बोल सकते हैं। और ये कोणों का अपवर्तित आपतन कोणों का नहीं, आपतन कोण, इसे इसे लिख देना स्मॉल। अब देखना ही है, अब यहाँ पर विरल माध्यम है, इसकी तुलना में विरल है, हाँ। मतलब यहाँ जल ले सकते हैं अपन और यहाँ वायु ले सकते हैं, जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अवयवी कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो दूर जाएंगे। हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि निर्वात के अंदर सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग, हाँ। होता है ना, उससे कम किसमें होता है? गैस में, गैस से कम जल में, द्रव में होगा ना, द्रव से कम ठोस में तो यहाँ प्रकाश का वेग बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब से दूर चली दूर जाएगी, चल जाएगा। है ना, ये प्रकाश की किरण। और इस स्थिति में देखो ये कोण थीटा आई हो गया, अपवर्तित किरण है ना, इसके मध्य जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण ही बनेगा ना। और अब देखो क्या ये कोण इससे ज्यादा है क्या? हाँ। हाँ? अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज्यादा होगा क्या? हाँ। होगा ना। हाँ। हाँ, तो यही देखो थीटा आई, सॉरी आर, आर ज्यादा है, थीटा ये होगा ना। तो दोनों चीज समझ में आएगी। जब प्रकाश की किरण कहाँ से? विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा? किरण कहाँ आएगी? अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। सर कब? जब विरल से सघन में आए, और जब सघन से विरल में आए इसका उल्टा हो जाता है। और इस स्थिति में आपतन कोण ज्यादा होगा किससे? अपवर्तन कोण। और उस स्थिति में आपतन कोण कम होगा किससे? अपवर्तन, है ना। आ गई ना समझ? हाँ। अब लिखो परिभाषा इसकी। ये बनाना, अभी बनाना, ये लाइन लिखवाऊंगा ना, सघन से विरल में जाती, फिर उसके साथ बना लेना, या दोनों को साथ साथ बना लो। पहले वो लिखो, परिभाषा लिखो। देखो जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पद से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मूल पद से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मूल पद से, मुख्य पद से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन, अपवर्तन कहते हैं। मूल पद से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपने मूल पद से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। एक चीज और देखो यहाँ पर,
माध्यम चेंज हो रहा है ना यहाँ, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है ना प्रकाश का वेग, वेग अलग अलग होगा, मतलब यहाँ वेग चेंज होगा क्या, परिवर्तित होगा क्या, वेग परिवर्तित होगा ना यहाँ। और उसमें जैसे परावर्तन पढ़ा था हमने, परावर्तन में वेग परिवर्तित हुआ था क्या, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना, वेग क्या होगा, परिवर्तित, और जब वेग परिवर्तित होगा तो मैंने बताया था तरंगदैर्ध्य भी, है ना, संबंध बताया था ना, ये v समानुपाती लैम्डा होता है ना, म्यू समानुपाती बोलते हैं, ये तरंगदैर्ध्य है ना। और इसमें ध्यान रखना, इसमें तीव्रता भी चेंज होती है, इसी के साथ तीव्रता भी चेंज होती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता इसके अंदर, आवर्ती, आवर्ती नो चेंज, आवर्ती में कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर। किसके अंदर, अपवर्तन के अंदर। परावर्तन में क्या होता था चेंज, तीव्रता चेंज होती थी ना वहां पर, नोट के अंदर लिखवाया भी है, क्या चेंज होती है, बाकी सब क्या रहते हैं, ये वाले, ये और ये और ये क्या रहता है, अपरिवर्तित। मतलब वेग तरंगदैर्ध्य आवर्ती अपरिवर्तित रहती ना परावर्तन में, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, वेग तरंगदैर्ध्य और तीव्रता तीनों क्या रहती है, चेंज हो जाती है, लेकिन आवर्ती नो चेंज होती है। लिखो यही पॉइंट लिखो, अपवर्तन में वेग कोमा तरंगदैर्ध्य, अपवर्तन में वेग कोमा तरंगदैर्ध्य, वो लिख रखी है, वेग कोमा तरंगदैर्ध्य व तीव्रता, वेग कोमा तरंगदैर्ध्य व तीव्रता परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। वेग तरंगदैर्ध्य तीव्रता वो लिख रखा है ना, कोष्टक में लिख लिया ना, हाँ, परिवर्तित, और इसी के नीचे वही नोट लगा लो, यही है ना, नोट लगा के लिख सकते हैं, अपवर्तन में आवर्ती अपरिवर्तित रहे, नोट लगा के लिख सकते हो ना, हाँ, आवर्ती अपरिवर्तित, हाँ होती है, नोट में लिख सकते हो आवर्ती अपरिवर्तित, समझ गए ना, होती है भी लिखना चाहिए, हाँ होती है, हाँ होती है भी लिख सकते हो, अपरिवर्तित का मतलब समझ गए ना, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये लिखो, ये वाला, हाँ, जब कोई प्रकाश किरण, अब पॉइंट में लिखना, अगले पॉइंट में, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इस स्थिति में क्या होगा, कोण आए, मतलब थीटा है, किससे थीटा ही ज्यादा होगा, थीटा आठ से, ये लिख लो। और ये डायग्राम बनाना है, पहले वाला है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ये बनाना है, ये लिख के मतलब, और ये बनाना है डायग्राम, ये वाला पहले वाला लिख लिया, तो लिखो ये बनाओ, पहले तो यहाँ बनाना है, ये समझ में, तो लाइन लिखी ना वो विरल से सघन वाली, सघन, हाँ विरल से सघन वाली, तो उसके नीचे जस्ट बनाना है ये डायग्राम। अब अपने हिसाब से करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखो ना, ढंग से तरीके से। पहले क्या बना, ये वाला डायग्राम बनाना है, जो लाइन लिखवाई ना, लाइन लिखवाइए ना, उसके जस्ट नीचे ये वाला डायग्राम बनाना है, पहले वाला। अब दूसरी लाइन लिख के फिर वो बनाना है। हाँ बोल सकते हैं, आप तक को इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं, इंसिडेंट, ये वाला बनाइए।
बना लिया क्या ये? एक ही बनाना है, दोनों मत बनाना। हाँ बना लिया। हाँ। बना लिए ना डायरेक्ट क्या बोले? लिखो अगला, अगली लाइन से लिखना है। निकाल सर। पीछे साथ कोई साथ ही लिखवाना है। लिखो, चलो लिखो। अगली अगली लाइन से लिखना है। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर। और वो लिख लो, वो लिख रखा है थीटा आर इज ग्रेटर देन थीटा है, वो लिखना है वो नीचे वाला। हाँ, ये लिख के डायग्राम बना लो, ये वाला है ना, ये वाला। थीटा मतलब कौन? थीटा आर ग्रेटर देन बोलते हैं ना इसको। हाँ सर। थीटा आई मतलब बड़ा, मतलब अपवर्तन, हाँ अपवर्तित कोण किससे बड़ा है? आपतन कोण से। दिख रहा है नीचे, पीछे ऊपर लिखो क्या? दिख रहा है सर। थीटा आर, अरे एक बार उसको मिटा के सही तो है। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ आपके लिए। इसको मिटा दो। थीटा आर इज ग्रेटर देन थीटा आई, ठीक है ना? अब तो लिख रहा है ना सही, ये वाला। और ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम छोटा वाला बना लिया? नहीं सर, हटा दीजिए। यस सर। ये कोई प्रश्न है? ये अभिलंब होता है ना? अभिलंब होता है ना? अब मान लो इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही, सीधी आपतित हो रही, तो प्रकाश किरण किधर जाएगी? जब कोई हाँ प्रकाश किरण आ रही है ना, कोई भी माध्यम मान सकते हो ना। सघन विरल आपको ओनली मानना है, कोई भी माध्यम मानना है तो नीचे चाहे सघन विरल। सीधी जा रही है। सीधी जा रही, सीधी से अब देखो ना, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर है, क्या सीधी है? तो इसका मतलब सीधी जाएगी ना, सीधी। कंफ्यूज मत हो ना, ये लिख लो, ये लाइन अगर लिखना है। हाँ लिखो, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर, सतह, अरे सतह सरफेस होता है ना, हाँ लिख लिया सर यार। किसी सतह पर अब देखो मैंने लिख दिया। अभिलंबित मतलब 90 डिग्री, किसी सतह पर ये लिख रखा अभिलंबित आपतित होती है, अभिलंबित आपतित होती है मतलब 90 डिग्री एंगल पर अभिलंबित, किसी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है।
तो प्रकाश किरण सीधी, तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। लिख लिया क्या? तो आप जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर अभिलंबित आपतित होती है तो क्या निकल जाती है? सीधी। ठीक है ना, यही तो लिखवा है। अब इसके नियम पता है अपवर्तन के। पहला नियम तो अभी बताया था ना, क्या होता है पहला नियम? हाँ? मतलब आपतित कोण, आपतन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में है ना, एक ही तल है ना, ये सरफेस तो एक है ना, है ना ये, ठीक है ना। हाँ, तो पहला नियम तो यही है कि आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? थीटा आई और थीटा आर, थीटा आई वो समान होते हैं। ये क्या है? आपतन कोण है ना, इस कोण की ज्या, ज्या सुना है? ज्या का मतलब होता है साइन, साइन थीटा सुना है ना? हाँ, साइन साइन थीटा। साइन थीटा cos थीटा दूसरा sec नियम। थीटा sec थीटा। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। आपतन कोण की, अरे रुको तो सही, सारणी कोण बनवा रहे मान के? अभी इधर ध्यान दे लो, मेरे पे पढ़ाएंगे वो आपको सारणी वगैरह ना, ठीक है। आपतन कोण की जगह ये क्या है? आपतन कोण है ना, इस आपतन कोण की जगह को किससे डिनोट करते हैं? साइन से, साइन से करते हैं, साइन थीटा, और इसे बोल देंगे आई। आई है ना आपतन कोण, इंसिडेंट। इस आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तित हो रही है ना, ये क्या है? अपवर्तन कोण, इसकी ज्या साइन थीटा आर, ये क्या होता है? नियतांक होता है। यही दूसरा नियम है इसका, अपवर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण की ज्या क्या है? साइन थीटा, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है? साइन थीटा आर। दोनों क्या होते हैं? नियतांक। अनुपात नियतांक होगा ना, होता है क्या? और इसे ही अपवर्तनांक भी बोलते हैं, पता है? अब नियत अपवर्तनांक बोल सकते हैं क्या इसको? अभी अपवर्तनांक पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। चलो पहले ये दोनों नियम लिख सकते हो आप। पहला नियम क्या है? पहला नियम तो वही है ना, क्या है? बोलो बताओ। लिखो तो लिखो, आपतित किरण, अपवर्तन के नियम लिखो, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। हाँ, पहला नियम लिखना है इसके अंदर। अपवर्तन के नियम में देखो, आपतित किरण कोमा, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, हाँ, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम लिखना है ना, लिखो, ये लिख लो, डायरेक्ट ही लिख लो आप, ये वाला नियम। इसी को एक और नाम देते हैं, अभी पूछा था ना इसने, स्नेल का नियम इसे ही कहते हैं, यही कहलाता है स्नेल का नियम है। तो ये लिख के लिख सकते हो आप, स्नेल का नियम, स्नेल का। दूसरा नियम है ना अपवर्तन, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोलते हैं इसे, सेकंड रूल है। साइन थीटा वाले क्या? साइन थीटा बोलते हैं। सर वो तो दिख रहा है, पर ये हिंदी में क्या लिख रहा है? नियतांक, नियतांक। कांस्टेंट होता है, नियतांक मतलब नियत होता है, इसका मान नियतांक है ना, कांस्टेंट।
क्लियर ना? हाँ सर। बातें करने लग जाते हो। इसी के अंदर आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक इसे दर्शाते म्यू, जानते हो इसे? हाँ सर। म्यू म्यू बोलते हैं इसको। वो लिखा था ना एक बार, हाँ वो क्या है? और ये क्या है ना? अलग अलग है। म्यू म्यू अब चुप रहो, इधर से। अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये कहलाता है अपवर्तनांक। अब निर्वात में वेग बताया ना, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बताया सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बताओ वेग कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 इंटू आगे मीटर यही होता है ना? निर्वात में प्रकाश का वेग यही होता है ना? सबसे ज्यादा भी होगा, मतलब ये तो नियत मान सकते हैं ना इसको, ये तो फिक्स है ना, निकाल चुके हैं इसको तो ना। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है, होता है ना? हाँ, अगर आपने को ये दे सकते हैं, जैसे म्यू दे दे, अपवर्तनांक दे दे किसी का, और पूछे माध्यम में प्रकाश का वेग, निकाल सकते हैं। इसका अपवर्तनांक दे दे किसी का भी, और माध्यम में प्रकाश का वेग पूछे तो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में तो प्रकाश का वेग पता है ना, पता है ना वो तो वैल्यू ध्यान में रखनी है। मतलब इसको नियत मान सकता हूँ क्या मैं? हाँ, ये नियत मान सकते हैं इसको? भाई फिक्स है ये तो, ये वैल्यू तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो किसमें होगा? माध्यम के प्रकाश के वेग। इसका मतलब म्यू, इसको नियत मानते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये क्या है? वेग। ये समानुपाती का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हो? समझते हो क्या? अब एक बार और देख लो, पहले भी बता दिया मैंने शायद। ये हो ए समानुपाती बी, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ये भी ज्यादा होगा, मतलब दोनों प्रभावित कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। इसमें तो ये होता है समानुपाती का मतलब। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये ज्यादा ये ज्यादा है तो ये कम है। ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। उल्टा काम हो रहा है, व्युत्क्रम। उल्टा ही तो बोलते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर चेंज होगा तो इसी में होगा, इसी में होगा ना, तो ये तो नियत होगा, मतलब एक मान लिया। और इसमें क्या है? ये माध्यम में प्रकाश का वेग, चेंज होगा तो इसी में होगा। अब यहाँ पर हमने कहा था जब प्रकाश का वेग जाएगा ना विरल से सकल में, क्या होता है वहां पर? प्रकाश का वेग कम होगा ना, विरल से सकल में जाएगा, है ना? अब जैसे ये प्रकाश का वेग कम हो रहा है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उल्टा काम हो रहा है इसमें, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। अब भी जैसे क्रम भी लिखेंगे ना इसका अपवर्तनांक का, ये फॉर्मूला लिखो, क्रम भी लिखो, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है ना प्रकाश का। गाँव के टाइम ये तो लिखो, सर बोल रहे अरे डायरेक्ट लिख लो, ये वाला फॉर्मूला है, छोटे वेग कितनी आने ये वाला फॉर्मूला अपवर्तनांक।
अरे यू होता है ना, इसके आगे ऐसे लगा तो लिखो लिखो। क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे इस चैप्टर में से, प्रकाश में से, क्योंकि एक ही चैप्टर दे रखा है फिजिक्स का, एक ही चैप्टर दे रखा है ना फिजिक्स का। एक ही देख लो प्रकाश क्वेश्चन। है, हाँ? प्रकाश है। हाँ, क्वेश्चन ये। सर ये 10th में बताइए कौन सा इतना अपवर्तन 10th में है। नहीं 12th लेवल का ये, इसमें ज्यादा तो नहीं है, मतलब इतना डीपली नहीं दे रखा। कहाँ 12th में? हाँ सर ये 10th में भी है ये 10th में नहीं है इतना। 10th में भी ये था। 10th के हिसाब से 10th के हिसाब से। हाँ सर 10th में था ये। ये वाला, हाँ ये वाला लिख सकते हो, म्यू विद कर्मानुपाती 1/v। विद कर्मानुपाती होता है। सर छुट्टी कर दी क्या? सर हो गया सब प्रेजेंट से सर। ये बंद करो। कोई गया है क्या? कौन गया?